आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। आज हम ब्लडी मैरी वाला खेल खेलेंगे और देखेंगे कि ब्लडी मैरी दिखाई देती है या नहीं। आमिर ने कहा, पर यार वो तो मजाक है, ब्लडी मैरी सच में थोड़ी ना है, फालतू में क्यों रात में नींद खराब करना। चार्ल्स ने कहा, पर हम ब्लडी मैरी का वीडियो बना के उसमें झूठ दिखाएंगे कि मैरी का भूत दिखा और यूट्यूब पर डालेंगे तो लाखों लोग देखेंगे और अच्छी खासी कमाई भी हो जाएगी। और वैसे भी कुछ दिन पहले हमारे कॉलेज के कुछ लड़के इसी खेल को खेलते हुए लापता हुए थे, तो जब हम ये वीडियो यूट्यूब पर डालेंगे तो हम लोग काफ़ी फेमस हो जाएंगे। आमिर ने चार्ल्स से कहा और चार्ल्स भी खुश हो गया। रोमन, जो दोनों की बातें सुन रहा था, उसने चुप्पी तोड़ी और कहना शुरू किया, ब्लडी मैरी एक दंत कथा थी जिसने लोगों को बहुत डराया था। एक मेरी नाम की औरत थी जो अपने बच्चे से बहुत प्यार करती थी। वो काला जादू किया करती थी। अपने काला जादू करने के लिए उसने कई बच्चों की बलि दे दी थी। उससे तंग आकर आसपास के लोगों ने उसका बच्चा छीन लिया और मैरी को जलाकर मार डाला। पर उसकी आत्मा एक आईने में कैद हो गई, पर अपनी बच्ची को वो आज भी खोजती है। अगर उसे कोई ये कहकर बुलाए कि तुम्हारा बच्चा मेरे पास है तो वो आ जाती है, और बच्चा नहीं मिलने पर गुस्से से बुलाने वाले को मार देती है। कहते हैं कि अगर कोई इंसान रात के 3 बजे कमरे में अंधेरा करके सिर्फ एक मोमबत्ती जलाकर उसकी रोशनी में आईने के सामने 3 बार ब्लडी मैरी का नाम ले ले तो आईने में ब्लडी मैरी दिखाई देती है। अगर कोई इंसान ये 3 बार कह दे कि तुम्हारा बच्चा मेरे पास है तो उस इंसान की मौत निश्चित है। आमिर और चार्ल्स ठहाका लगाकर हंस रहे थे और कह रहे थे कि तुम 21वीं सदी में भी इंसानी बातों पर विश्वास करते हो। आज के आधुनिक समय में भूत प्रेत का क्या काम। ये कहानियां तो बच्चों को डराकर सुलाने वाली बन गई हैं। हम तो 20 साल के कॉलेज में पढ़ने वाले बहादुर लड़के हैं। तुम विश्वास करो या ना करो, पर उस विश्वास का मजाक तो मत उड़ाओ, क्योंकि किसी के भी विश्वास के पीछे कुछ तो सच्चाई होती है। किसी को अधिकार नहीं है कि उसका मजाक बनाए। रोमन ने गंभीर होकर कहा। रोमन, आमिर और चार्ल्स एक ही कॉलेज में पढ़ते थे और तीनों में काफ़ी गहरी दोस्ती थी। रोमन को शुरू से ही यूट्यूब पर वीडियो बनाकर डालने का शौक था। इस शौक से उसकी कुछ कमाई भी हो जाती थी। रोमन के वीडियो का मुख्य केंद्र आत्माओं पर वीडियो बनाना था। रोमन के काफ़ी फॉलोअर भी थे। रोमन ने एक दिन सुना कि लोगों में ओइजा बोर्ड काफ़ी फेमस है, तो रोमन ने सोचा क्यों ना ओइजा बोर्ड पर ही वीडियो बनाकर यूट्यूब पर डाल दूं। ओइजा बोर्ड के खेल के नियम के अनुसार से आपको कमरे में रोशनी जलाकर किसी आत्मा को बुलाना होता है। फिर उससे कुछ सवाल पूछने पर ओइजा बोर्ड पर रखे वस्तु को इधर उधर करके आत्मा जवाब देती है। फिर आत्मा से पूछ कर ही आप इस खेल को ख़त्म कर सकते हैं। इस सारी प्रक्रिया को रात के 2 से 3 बजे के बीच में ही करना होता है। रोमन भी रात के 2 बजे ओइजा बोर्ड का इस्तेमाल करके एक आत्मा को बुलाया और उससे सवाल जवाब करने लगा। और फिर ये सब करने के बाद उसको जाने को बोला, पर आत्मा जाने के लिए हाँ बोल कर भी नहीं गई। और तब से रोमन की जिंदगी से खुशहाली ही चली गई। पहले खुश और बिंदास रहने वाला रोमन अब डरा डरा और दुखी रहने लगा। रोमन का हर काम आत्मा की सहमति से होता था। रोमन ने धीरे धीरे यूट्यूब से भी दूरी बना ली और अब रोमन का यूट्यूब अकाउंट आमिर चलाता था। आमिर यूट्यूब पर ब्लडी मैरी वाला वीडियो किसी भी कीमत पर डालना चाहता था। आमिर ने चार्ल्स के साथ रोमन को मनाने का सोचा। पहले तो रोमन झिझका, पर आत्मा के इशारे पर वो मान गया।
फैसला हुआ कि तीनों बारी बारी से कोशिश करेंगे। रात के 3 बज रहे थे और कमरे का सारी लाइट बंद करके पहले चार्ल्स बाथरूम में गया और एक मोमबत्ती की रोशनी में आईने के सामने खड़े होकर कहने लगा, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी। पर कुछ ना होने के कारण उसने 2 से 3 बार और कोशिश की। फिर बाथरूम से बाहर आ गया। अब बारी रोमन की थी। रोमन पहले से ही डरा हुआ था, पर दोस्तों के दबाव में वो ये सब कर रहा था। मजबूरी में वो बाथरूम में एक मोमबत्ती जलाकर गया और ब्लडी मैरी 3 बार कहकर वापस आ गया, पर कुछ नहीं हुआ। अब चार्ल्स की बारी थी। चार्ल्स बिना डरे मोमबत्ती जलाकर बाथरूम में गया और आईने के सामने खड़ा हो गया, पर उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी, तुम्हारा बच्चा मेरे पास है, आओ आकर ले जाओ, कहकर आमिर बाहर आया तो चार्ल्स कमरे का बल्ब जलाने गया, पर बिजली ही गुम थी। और जब आमिर बाथरूम से बाहर मोमबत्ती की रोशनी में आया तो चार्ल्स और रोमन की तो जैसे सांसें ही बंद हो गई। आमिर के पीछे पीछे एक औरत बाथरूम से बाहर आई थी और उसका चेहरा उसके बालों से ढका हुआ था। रोमन और चार्ल्स चिल्लाते उससे पहले ही उस औरत ने आमिर को गर्दन से पकड़ लिया और गुर्राने लगी और कहने लगी कि उसका बच्चा कहाँ है। आमिर ने डरते डरते बच्चा उसके पास नहीं होने की बात की। उस औरत ने आमिर को ज़मीन पर पटक दिया और फिर रोमन और चार्ल्स पे टूट पड़ी। सुबह पुलिस को रोमन, चार्ल्स और आमिर गुमशुदा होने की बात पता चली तो पुलिस छानबीन के लिए उस कमरे में आई तो वहाँ सिर्फ चारों तरफ फैला खून ही दिखा। पुलिस को आमिर का कैमरा मिला जिसके फुटेज में ब्लडी मैरी खेल खेलने की बात की जा रही थी। सारे सबूत लेकर पुलिस चली गई। पुलिस समझ नहीं पा रही थी कि आखिर सेंट थॉमस कॉलेज के छात्र लापता कहाँ हो रहे हैं। आज भी स्थानीय समाचार पत्र की यही हेडलाइन थी कि सेंट थॉमस कॉलेज के फिर से 3 छात्र ब्लडी मैरी खेल खेलने के बाद लापता हो गए। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। संतोष अपने पिताजी के साथ गांव में रहता था। उसका इस दुनिया में उसके पिताजी के अलावा और कोई भी नहीं था और वो भी ज्यादातर बीमार ही रहते थे। संतोष अपने पिताजी को काफी मानता था और उनकी बहुत सेवा भी करता था। उसके पिताजी भी उसे काफी प्यार करते थे। एक बार की बात है, गर्मियों का मौसम चल रहा था। संतोष के पिताजी की तबीयत इन दिनों कुछ ज्यादा ही खराब रहने लगी थी। एक रात जब संतोष और उसके पिताजी साथ बैठकर खाना खा रहे थे, तभी अचानक से संतोष के पिताजी को कुछ होने लगा। वो अपना सीना पकड़कर करहाने लगे। उन्हें ऐसा करता देख संतोष काफी घबरा गया। उसे समझ ना आए कि वो क्या करे। उसके पिताजी कुछ बोल भी नहीं पा रहे थे। संतोष ने जैसे तैसे उन्हें पानी पिलाया। थोड़ी देर बाद उसके पिताजी थोड़े शांत हुए, मगर संतोष नहीं। उसने जिद पकड़ ली कि वो अभी के अभी वैद्य जी के पास जाएगा और उनसे दवा लेकर आएगा। उसके पिताजी ने उसे मना करने की बहुत कोशिश की, मगर वो माना नहीं। रात काफ़ी हो चुकी थी और बाहर बारिश भी हो रही थी, मगर संतोष को इससे कहाँ कोई फर्क पड़ने वाला था। उसने अपना साइकिल उठाया और जाने जाते पिताजी से कहा, पिताजी, बगल वाले भैया को बुला दो क्या? इस पर उसके पिताजी ने उसे साफ मना कर दिया कि बेवजह दूसरों को क्यों तकलीफ देना। संतोष भी फिर कुछ नहीं बोला और साइकिल लेकर वैद्य जी के यहाँ जाने के लिए निकल पड़ा। उसके एक हाथ में छाता और दूसरे हाथ में साइकिल की हैंडल थी। क्योंकि ये घटना काफ़ी पुरानी है,
जिस वजह से उन दिनों गांव देहातों में बिजली की सुविधा नहीं हुआ करती थी। संतोष की साइकिल में एक बैटरी टॉर्च बंधी हुई थी, जिसकी रोशनी के सहारे वो आगे बढ़ पा रहा था। साथ ही साथ ये बेमौसम की बरसात भी संतोष को कम परेशान नहीं कर रही थी, मगर बेचारा कर भी क्या सकता था। वो तेजी से साइकिल लेकर आगे बढ़ता रहा। वैद्य जी का घर था तो उसी गांव में, मगर थोड़ा अंदर की तरफ था। रात के समय उस तरफ जल्दी लोग जाते नहीं थे, मगर संतोष ना ही डरता था और ना ही गांव वालों की तकियानुसी बातों पर यकीन करता था। लिहाजा वो साइकिल लेकर आगे बढ़ता रहा। रात के साथ ही साथ बारिश की रफ्तार भी बढ़ती जा रही थी। संतोष को अब साइकिल चलाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। हवा की रफ्तार भी उसका छाता बार बार पीछे की तरफ कर दे रही थी, जिसे एक हाथ से संभाल पाना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। जैसे तैसे बरसात से लड़ते झगड़ते संतोष वैद्य जी के यहाँ पहुंचा। उसने साइकिल को साइड में लगाकर घर का दरवाज़ा पीटा। अजीब बात तो ये थी कि वैद्य जी दरवाज़ा खोल नहीं रहे थे। बहुत बार दरवाज़ा पीटने पर और अपना नाम लेने पर ही वैद्य जी ने दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खोलते ही वैद्य जी ने संतोष को अंदर लिया और झट से दरवाज़ा बंद कर लिया। वैद्य जी थोड़े घबराए से लग रहे थे, उनकी सांसें फूली हुई थी। तभी वैद्य जी ने संतोष को बोला, तुम इस वक्त यहाँ पर? दिमाग ठिकाने पर तो है तुम्हारा? तुम जानते नहीं इधर रात हो जाने के बाद कोई नहीं आता? इस पर संतोष बोला, जानता हूँ वैद्य जी, मगर मेरी मजबूरी ही ऐसी है, मुझे आना पड़ा। पिताजी की तबीयत फिर बिगड़ गई, आपसे दवा लेने आया हूँ। इस पर वैद्य जी ने एक सांस छोड़ते हुए कहा, तुम अपने पिताजी को शहर क्यों नहीं ले जाते? यहाँ इन छोटी मोटी दवाइयों से कुछ होने वाला नहीं है। शहर में किसी बड़े डॉक्टर को दिखाओ। इस पर संतोष बोला, उसके लिए तो पैसे भी चाहिए ना वैद्य जी। खैर कुछ देर बाद वैद्य जी ने कुछ दवाइयाँ संतोष के हाथों में थमा दी। संतोष ने उन्हें कुछ पैसे देने की कोशिश भी की, मगर वैद्य जी ने पैसे नहीं लिए। साथ ही साथ वैद्य जी ने संतोष को कहा, अब तुम जाओगे कैसे? इस पर संतोष बोला, जैसे आया था वैसे ही जाऊंगा। तो वैद्य जी बोले, तुम जानते हो ना ये इलाका सही नहीं है, यहाँ आत्माओं का आतंक है। इस पर संतोष बोला, क्या वैद्य जी, आप भी क्या यह सब बात लेकर बैठ गए? जिसके बाद संतोष साइकिल लेकर वापस घर की तरफ चल पड़ा। बारिश अभी भी हो ही रही थी। भले थोड़ी रफ्तार कम जरूर हो गई थी, मगर बारिश हो रही थी। रात भी अब काफी हो चुकी थी। रास्ता पूरी तरह से सुनसान था। रास्ते पर दूर दूर तक बारिश की मोटी मोटी बूंदों के अलावा और कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। मगर इन सब बातों से बेखौफ संतोष आगे बढ़े जा रहा था। उसके मन में किसी भी चीज का कोई डर नहीं था। उल्टा वो तो खुश था कि उसे पिताजी की दवा मिल गई। बारिश के बूंदों को चीरती हुई संतोष की साइकिल अभी आगे बढ़ ही रही थी कि तभी अचानक से उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने रास्ते को झट से पार किया हो। इतनी जल्दी कि उसे वो शख्स नजर ही नहीं आया। वो थोड़ा चौंक सा गया। उसने साइकिल रोक दी और नजर घुमाकर चारों तरफ देखने लगा, मगर उसे दूर दूर तक कहीं कोई शख्स नजर नहीं आया। उसने सोचा शायद ये उसके मन का वहम होगा, मगर उसे कहाँ पता था कि ये उसके मन का वहम नहीं बल्कि हकीकत है। खैर संतोष साइकिल लेकर वापस घर की तरफ आगे बढ़ने लगा, मगर अब उसे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। एक अजीब सा अनुभव जिसे लफ्ज़ों में बयां कर पाना मुश्किल है। उसका माथा और शरीर भारी भारी सा लगने लगा था। उसे साइकिल चलाने में भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, मगर फिर भी वो साइकिल लिए आगे बढ़े जा रहा था। एक और अजीब बात तो ये थी
कि उसे अपनी साइकिल पर डबल लोड का भार महसूस हो रहा था, मगर पीछे तो कोई नहीं था। संतोष के साथ ही साथ ये सब पहली बार हो रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, मगर वो चुपचाप आगे बढ़ने के अलावा और कर भी क्या सकता था। तो उसने वही किया। वो चुपचाप आगे बढ़ता रहा, साइकिल की पेडल मारता रहा। अभी वो पेडल मार ही रहा था कि तभी अचानक से उसकी साइकिल अपनी जगह पर एकदम से रुक गई। साइकिल को इस तरह से रुकता देख संतोष काफी घबरा गया। भला बिना ब्रेक दबाए साइकिल ऐसे कैसे रुक सकती है? और तो और साइकिल नीचे भी नहीं गिर रही थी, जबकि संतोष के दोनों पैर ऊपर पेडल पर थे। इसका मतलब साफ था कि किसी ने साइकिल को पीछे से पकड़ रखा है, मगर कौन? संतोष अब काफी डर गया था। उसके पास इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि वो पीछे पलटकर देख सके, मगर देखना तो पड़ेगा। लिहाजा संतोष ने धीरे से अपनी गर्दन पीछे घुमाई तो उसने जो देखा वो देखकर उसके होश उड़ गए, क्योंकि उसकी साइकिल को किसी इंसान ने नहीं बल्कि दो कटे हुए हाथों ने पकड़ रखा था। संतोष की तो पैरों तले जमीन ही निकल गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अभी वो कुछ करने की सोच ही रहा था कि तभी सामने से एक आवाज आई। संतोष बेटा, क्या हो रहा है वहां पर? संतोष ने आगे देखा तो वो और भी ज्यादा हैरान हो गया, क्योंकि सामने उसके पिताजी थे। वो पीछे पलटा तो अब वो हाथ भी गायब हो चुके थे। संतोष जल्दी से अपने पिताजी के पास गया और बोला, बाबा आप यहाँ? अब मैं तो आ रहा था। इस पर उसके पिताजी ने कहा, मुझे तेरी फिक्र हो रही थी बेटा, इसलिए मैं आ गया। चल घर चल। जिसके बाद संतोष अपने पिताजी को लेकर घर की तरफ चल पड़ा। कुछ देर साइकिल चलाने के बाद दोनों घर पहुंचे। संतोष ने साइकिल रोका और बोला, आइए बाबा। मगर पीछे से कोई आवाज नहीं आई। संतोष ने पीछे पलटकर देखा तो पीछे कोई नहीं था। वो घर के अंदर गया कि शायद बाबा पहले ही अंदर चले गए होंगे। घर के अंदर जाते ही उसने जो देखा उसकी कल्पना शायद उसने अपने सपने में भी नहीं की थी। संतोष के पिताजी की लाश बिस्तर पर पड़ी थी। हार्ट अटैक के कारण उनकी मौत हो चुकी थी। तो फिर वो कौन था जिसने संतोष को रास्ते में बचाया? तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।